दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मेगा कंपटीशन एकेडमी घाटमपुर में। चलिए दोस्तों, कल की क्लास में हम लोगों ने हिंदी भाषा के साथ पढ़ लिया था और आज जस्ट हम उसी के ठीक आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो हमने आपको बताया था कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे होती है या कैसे हुई थी। तो हमने आपको बताया था कि हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति हुई थी ना, बारोपी परिवार की उपभाषा आर्य अथवा आर्यों से मानी जाती है। क्या कहा मैंने, आर्य अथवा आर्यों से मानी जाती है। और मैंने कल की क्लास में आपको बता दिया था कि आर्य कौन है, ठीक है। देखिए समझ लीजिए आर्य कौन है। तो कह सकते हैं कि वे लोग जो मध्य एशिया से आए और भारत में मूल रूप से रहने लगे, उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, आर्य कहते हैं। और उनकी जो भाषा थी ना, उन्हें क्या कहते हैं, आर्य भाषा कहते हैं। अब दोस्तों आर्य जो आए तो मध्य एशिया से, बट एक साथ नहीं आए ना। वो लोग क्या कर, कोई प्राचीन काल में आ रहा था, कोई मध्य काल पे आ रहा था और कोई आधुनिक काल पे आ रहा था। मीन्स जिस तरीके से वो आते चले गए उसी तरीके से उनकी जो भाषाएं थी ना विकसित होती चली गई, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आर्य है ना, तो 3 क्षेत्रों में बढ़ गए। कौन कौन से, प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और तीसरी क्या थी, आधुनिक आर्य भाषा, ठीक है ना। अब देखिए प्राचीन आर्य भाषा के 2 भाग हो गए। कौन कौन से, तो वैदिक संस्कृत और दूसरा क्या हुआ, लौकिक संस्कृत, ठीक है। तो वैदिक संस्कृत का समय काल क्या रहा था दोस्तों। देखिए वैदिक संस्कृत की समय काल की बात करें ना, तो 1500 बीसी से 1000 बीसी के मध्य माना जाता है। और लौकिक संस्कृत का जो समय काल है ना, 1000 बीसी से 500 बीसी के मध्य माना जाता है। मीन्स वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के मध्य में ही क्या, एक आपकी भाषा जोड़ी गई थी। कौन सी, तो संस्कृत भाषा जोड़ी गई थी, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं मध्यकालीन आर्य भाषा की। तो मध्यकालीन आर्य भाषा 3 क्षेत्रों में बढ़ गई। कौन कौन से, तो प्राकृत प्रथम, ठीक है ना, और प्राकृत द्वितीय और प्राकृत तृतीय, ठीक है। अब देखिए प्राकृत प्रथम का जो समय काल रहा है मीन्स 500 बीसी से लेके 1 एडी तक रहा है। और इसी के मध्य में आपकी एक भाषा जोड़ी गई थी। कौन सी, तो पाली भाषा जोड़ी गई थी। अब यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि निम्न में से किस महापुरुष ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। तो किसने दिया था, तो आपने महात्मा बुद्ध का नाम सुना होगा। और महात्मा बुद्ध ने जो अपना उपदेश दिया था ना, किस भाषा में दिया था, तो पाली भाषा में दिए थे, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं प्राकृत सेकेंड या प्राकृत द्वितीय। प्राकृत द्वितीय का जो समय काल रहा है ना, यानी 1 ईस्वी से लेके 500 एडी तक रहा है। और इसी के मध्य में आपकी एक भाषा जोड़ी गई थी। कौन सी, तो प्राकृत भाषा जोड़ी गई थी। कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, तो प्राकृत भाषा जोड़ी गई थी। और यहाँ से भी एग्जाम में एक क्वेश्चन बन जाता है कि निम्न में से किस महापुरुष ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे। तो किसने दिया था, महावीर स्वामी ने अपना जो उपदेश दिया था ना, प्राकृत भाषा में दिया था। और इसी प्राकृत भाषा को हम लोग अर्ध मगधी के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए प्राकृत तृतीय का जो समय काल है ना, यानी 500 बीसी से 1000 बीसी के मध्य में रहा है। और इसी के उपरांत आपकी एक भाषा जोड़ी गई थी जिसे हम अपभ्रंश भाषा कहते हैं, ठीक है। और इसी के मध्य में एक 900 से 1100 ईस्वी के मध्य का जो समय काल है, इसी के दौरान आपकी एक अवहट्ट भाषा जोड़ी गई थी, ठीक है ना। इसके बाद में क्या होता है कि हम आधुनिक आर्य भाषा की बात कर लेते हैं। और आधुनिक आर्य भाषा भी जो थी ना, हमारे कई क्षेत्रों में बढ़ गई थी। कौन कौन सी, तो प्राचीन हिंदी जिसका समय काल यानी 1100 से 1400 ईस्वी के मध्य का जो समय काल है ना, इसको हम लोग प्राचीन हिंदी के नाम से जाना जाता है। और इसी के उपरांत 1400 से 1650 ईस्वी के मध्य में मध्यकालीन हिंदी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में 1650 से 1850 तक हम लोग क्या कहते हैं, आधुनिक हिंदी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से हिंदी की मूल जननी किसे कहा जाता है ना। हिंदी की मूल जननी किसे कहा जाता है, तो किसको कहते हैं दोस्तों, संस्कृत को कहते हैं। किसको कहते हैं, संस्कृत को कहते हैं। और कभी कभी एग्जाम में यहीं से आपको सवाल बना के दे देगा कि निम्न में से भाषाओं का क्रम बताइए, है ना। इन्हीं में से आपको कोई आगे दे देगा, कोई पीछे दे देगा और 4 ऑप्शन बना के दे देगा। इन्हीं में से आपको एक ऑप्शन पूछ लेगा, ठीक है ना। सबसे पहले कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, संस्कृत भाषा जोड़ी गई थी। इसके बाद में
पाली भाषा जोड़ी गई थी, और फिर प्राकृत भाषा जोड़ी गई थी। इसके बाद में अपभ्रंश भाषा जोड़ी गई थी, और इसके बाद में अभट्ट भाषा जोड़ी गई थी। इसके उपरांत क्या होता है कि प्राचीन हिंदी का विकास होता है और मध्यकालीन हिंदी का विकास होता है, और इसी के साथ साथ में आपकी आधुनिक हिंदी का विकास हो जाता है। ठीक है ना। इसके बाद में बात कर लेते हैं सन 1850 ईस्वी से लेके 1900 ईस्वी के मध्य समय काल को भारतेंदु मंडल या भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। और भारतेंदु मंडल या भारतेंदु युग के जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। ठीक है ना। अगला पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है कि सन 1900 से लेके 1920 ईस्वी के मध्य, सन 1900 से लेके 1920 ईस्वी के मध्य के समय काल को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? तो द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है, और जिसके जनक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी माने जाते हैं। ठीक है ना। अगला पॉइंट यहाँ से बनता है कि खड़ी बोली या हिंदी साहित्य के क्षेत्र में सन 1930 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को सरस्वती पत्रिका के लिए सम्मानित किया गया था। अगला पॉइंट लिखा हुआ है सन 1920 से 1926 तक के समय काल को छायावादी युग के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों छायावादी युग की अगर कवियों की हम बात कर लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा। कौन कौन से हो जाएंगे? तो जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे, दूसरा हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस तरीके से और भी अन्य कई कवि हैं जो कि छायावादी युग से संबंधित हैं। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम आगे पढ़ लेते हैं कि किस तरीके से हिंदी भाषा का विकास होता है। चलिए, आपने हिंदी भाषा का क्रम भी समझ लिया, किस तरीके से हिंदी भाषा का विकास हुआ है, और अब हम उसी के जस्ट और आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो देखिए, कुछ दोषपूर्ण वैज्ञानिकों ने हिंदी भाषा की उत्पत्ति अपभ्रंश से मानी। किससे मानी? अपभ्रंश से मानी। किससे मानी? अपभ्रंश से मानी। और जिनकी 6 उपभाषाएं और कितनी 12 बोलियां हैं। मैंने क्या कहा था कि कुछ दोषपूर्ण वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिकों ने हिंदी भाषा की उत्पत्ति अपभ्रंश से मानी। किससे मानी? अपभ्रंश से मानी। अपभ्रंश से मानी, जिनकी 6 उपभाषाएं और 12 बोलियों का उल्लेख किया। कौन कौन से? 6 उपभाषाएं और 12 बोलियों का उल्लेख किया। ठीक है ना। अब दोस्तों हम जान लेते हैं कि ये 6 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं और 12 बोलियां कौन कौन सी हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले एक तरफ डालते हैं उपभाषाएं।
उपभाषा और एक तरफ डालते हैं क्या, बोलियां। अब देखिए उपभाषा में सबसे पहले हम पढ़ते हैं सौर सैनी। सौर सैनी क्या पढ़ते हैं, सौर सैनी पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसकी हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी थी, तो इस पे हम लोग पढ़ लेते हैं पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी दूसरी हो जाएगी, पश्चिमी हिंदी हो गई, और दूसरी होगी गुजराती। गुजराती हिंदी, पश्चिमी हिंदी, गुजराती हिंदी, और तीसरी क्या हो गई हमारी, राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी, ठीक है ना। तो जो कुछ दोषपूर्ण वैज्ञानिकों ने हिंदी भाषा की उत्पत्ति अपभ्रंश से मानी और जिनकी 6 उपभाषा और 12 बोलियों को उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सौर सैनी। दूसरा क्या हो गया, कि अर्धमगधी हो गया। क्या हो गया, अर्धमगधी। और जिसपे से क्या हो जाएगी आपकी, पूर्वी हिंदी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पूर्वी हिंदी हो जाएगी। और इसके बाद में हम लोग पर तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगी, मगधी। मगधी, मगधी में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहारी, बिहारी हिंदी, उड़िया, असमिया, असमिया और बांग्ला। और बांग्ला, बांग्ला, ये 3 भाषाएं 4 पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद में 4 नंबर पे आपकी कौन सी आ जाती है, तो 4 नंबर पे आ जाती है ब्राह्मण। और ब्राह्मण, और इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ने वाले, सिंधी और पंजाबी। सिंधी और पंजाबी। इसके बाद में आपके क्या आ जाएगा, खस। 5 नंबर पे क्या आ जाएगी, खस। और खस में आ जाएगी आपकी पहाड़ी हिंदी। और आपकी एक क्या बची, मराठी। 6 नंबर पे महाराष्ट्र, मराठी। महाराष्ट्री, जिसपे हम लोग पढ़ते हैं मराठी भाषा। महाराष्ट्र, और जिसपे से क्या पढ़ने वाले, मराठी, ठीक है ना। अब देखिए मैंने क्या बताया कि कुछ दोषपूर्ण वैज्ञानिकों ने हिंदी भाषा की उत्पत्ति अपभ्रंश से मानी, जिनकी 6 उपभाषाएं और 12 बोलियों का उल्लेख किया गया है। अब ये समझ लेते हैं कि 6 उपभाषाएं कौन कौन